आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के पार्ट 2। और पार्ट का नाम है विलियन सॉल्यूशन। और जिस सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पार्ट में जो है कि थ्योरेटिकल भाग बहुत ही कम है। अगर देखा जाए तो उसके जो गणितीय भाग मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस कुछ ज़्यादा हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि इसमें हम कम से कम थ्योरेटिकल भाग को पूरा कर पाएँ, और उसके बाद फिर हम इसके जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको अब नेक्स्ट क्लास तक में करने का प्रयास करेंगे। और इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि विलयन किसे कहते हैं या विलयन क्या होते हैं। हम इसकी परिभाषा को अगर देखें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब हम चीनी को या शक्कर को पानी में घोलते हैं तो देखते हैं कि एक समांगी मिश्रण बनता है। और यह समांगी मिश्रण जो है, शक्कर का जो पानी में जो घोल बना हुआ है उसे ही हम विलयन कहते हैं। मतलब जो विलेय पदार्थ है माने शक्कर, और विलायक जो पानी में जो शक्कर घुल रहा है वो विलेय है, और विलायक जो है पानी है। और इस दोनों को अब हम मिला करके एक शब्द में विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको 2 मिनट का दिखाऊंगा, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर मैं आगे एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा। तो इस वीडियो में आप देख करके कुछ बातों को समझ पाए होंगे कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, क्या है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार बता सकते हैं, और फिर से देखना हो तो वो भी बता सकते हैं, माइक ऑन करके कोई एक। बताइए कोई भी एक स्टूडेंट, तमेंद या अनामिका, नेहा। ठीक है, यदि आपको दे हाँ बताइए।
यदि आपको वीडियो देखना एक फिर से देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ बाद में। ठीक है, हम अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जितने भी घुलने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या है, विलेय कहलाएंगे। और जो घुलने वाले पदार्थ, जैसे कि हमने शक्कर को डाला तो शक्कर विलेय का रूप है। और विलायक, यहाँ पर विलायक प्रिंट हुआ है, वो विलायक है एक्चुअल में सॉल्वेंट। तो विलायक जो है घुलाने वाला पदार्थ, घुलाने वाला पदार्थ जो जैसे पानी, हम पानी को लेकर के जो हम उसमें शक्कर को घोल रहे हैं तो शक्कर विलेय है, और विलायक जो है घुलने वाला, घुलाने वाला पदार्थ। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अब हम विलयन की जो जो धारणा है कि हम देखते हैं कोई भी द्रव पदार्थ ही जब तो घुलते हैं तो हम विलयन है सोचते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि हमारे इस विलयन वाले चैप्टर में हम इस बात को अच्छे से समझ जाएं कि गैस गैस का मिलना और गैस ठोस का मिलना और ठोस द्रव का मिलना, इस प्रकार से हम देखते हैं कि विलयन बनता है। अभी देखिए यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं, जब गैस है या किसी कोई ठोस किसी द्रव में घुलता है, जब कोई गैस या कोई ठोस किसी द्रव में घुलता है तब द्रव को विलायक, क्योंकि द्रव उसे घोल रहा है, द्रव को विलायक कहेंगे, और गैस या जो ठोस है वो उसे हम विलेय कहते हैं। तो विलेय और विलायक को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें विलेय और विलायक आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली पढ़ने पर आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप इसको अगर इसके थ्योरीज को अगर समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई भी विलयन जो घुल रहा है वो घुलने वाला पदार्थ जो है विलेय है, सॉल्यूट है, और जो घुला रहा है उसे वो विलायक कहलाएगा। अपने गांव तक ही सीमित, कक्षा 1 से लेकर हम यहाँ देखते हैं कि नमक जो है जल में विलेय है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम एक नई परिभाषाओं को देखेंगे कि नमक जो है ये अपरिमित मात्रा में जल में घुल सकता है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्या नमक अपरिमित मात्रा में जल में घुल सकता है? नहीं। जल में नमक के वस्तुतः किसी भी जो किसी भी लवण के जल में घुलने की एक सीमा होती है। जब भी हम जैसे कोई पानी लिए हैं और उसमें नमक को घोल रहे हैं तो एक सीमा तक हो तो घुलेगा। उसके बाद जब जिस सीमा तक घुल सकता है उसके बाद यदि न घुल पा रहा है ना, तो ये हमने एक परिभाषा यहाँ पर देखते हैं कि जिस नमक के विलयन में और नमक ना घुल सके। देखिए नमक का एक विलयन है जिसमें कि नमक और ना घुल सके, तो वो विलयन जो है नमक का संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम संतृप्त असंतृप्त के बारे में देख रहे हैं कि वे विलयन जिनमें एक सीमा तक जो कि घुल सकता है, उसके बाद ना घुले तो उसे सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन कहते हैं। और जिस विलयन में नमक घुल जाता है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जिस विलयन में और नमक घुल जाता है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी की इतनी मात्रा में मतलब घुला सकते हैं कि विलयन में उसकी मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित मात्रा से अधिक रहे, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ठोस पदार्थों को इतनी मात्रा में घुला सकते हैं कि विलयन में उनकी मात्रा संतृप्त विलयन में उपस्थित मात्रा से अधिक रहे, तो वो जो विलयन है वो कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में हम देख सकते हैं कितने प्रकार के विलयन या विलयन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इस बात को देखने के लिए हम देखते हैं कि जो द्रव विलयन है या तरल सॉल्यूशन है, जैसे कि पानी में चीनी या शक्कर को हमने डाला है ना। सबसे जो सामान्य प्रकार का एक उदाहरण लेते हैं, पानी में अगर हम शक्कर या चीनी को डालते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन भी हैं जो गैस या ठोस है। देखिए अभी हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि पानी में शक्कर को डालते हैं, एक सामान्य प्रकार का उदाहरण। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन भी है जो गैस या ठोस है, किसी भी पदार्थ की स्थिति ठोस तरल या गैस दोनों घोल के रूप में या घोल के निर्माण के दौरान विलायक के रूप में कार्य कर सकते हैं निश्चित रूप से। इसलिए विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर
हम 9 विभिन्न प्रकार के समाधानों या जो विलयन को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ठोस, द्रव और गैस के आधार पर हम माइक बंद कर लेंगे। आपकी माइक ऑन है, तो कृपया माइक बंद कर लें ताकि। जी हाँ, जी हाँ, थैंक। किशोर देवांगन जी माइक बंद करेंगे अपने। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। नेहा सेठिया माइक बंद करिए प्लीज। यहाँ पे हम 9 प्रकार के जो सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठोस, द्रव और गैसों से मिलकर के जो बने होते हैं। अभी हम देखेंगे, पहले देखिए, आप इस चार्ट को आप बना भी सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, और इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि विलयन किस प्रकार से होते हैं। हमारी जो धारणा है कि केवल द्रव के ही विलयन या लिक्विड विल सॉल्यूशन ही होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गैस गैस, देखिए यहाँ पर गैस गैस में आप देख सकते हैं हवा एक उदाहरण है। और अगर द्रव विलेय है और उस द्रव को किसी गैस में मिलाया गया है, तो एक नमी उसका उदाहरण हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे कि ठोस है, और ठोस को कोई गैस में मिलाया जा रहा है, जैसे कि कपूर का यहाँ पर लिखे हैं नाइट्रोजन गैस के सा में विलयन। फिर आप देखेंगे किसी द्रव में अगर किसी गैस को मिलाया जा रहा है, माने गैस विलेय है और द्रव विलायक है, तो जैसे सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स हम देखते हैं जिसमें कि जो लिक्विड होता है और उसमें कोई गैस को कंप्रेस्ड करके उसमें टाइटली पैक्ड कर दिया जाता है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक्स, जो सामान्य रूप से सब जानते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि द्रव 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 का जो विलयन है, अल्कोहल का जल में घोल आप देख सकते हैं कि जल में हम जब अल्कोहल को मिलाते हैं तो ये द्रव द्रव का विलयन कहलाएगा। और ठोस द्रव देखिए यहाँ पर, अब द्रव में ठोस का उदाहरण आप पहले भी बता चुके हैं कि शक्कर को अगर जल में विलयन बनाते हैं तो ये सबसे सरलतम उदाहरण है। और अगर गैस और ठोस का उदाहरण, ये एक टिपिकल उदाहरण है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस में पैलेडियम को मिलाना। यहाँ पर एक गैस और ठोस का जो मिश्रण है या विलयन है, तो इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद द्रव और ठोस का और एक उदाहरण दिया हुआ है, पारा में सोडियम घुला है। तो यहाँ पर सोडियम एक धातु जो कि ठोस रूप में है पारा में। तो इस प्रकार से विलेय और विलायक दोनों मिलकर के एक विलयन हम देखते हैं। उसके बाद ठोस ठोस में भी एक उदाहरण अंत में देख रहे हैं कि तांबे का सोने में विलयन। तो तांबा भी ठोस है, सोना भी ठोस है, और दोनों को मिला करके जो विलयन बनता है, ये ठोस ठोस के मिलने से बनने वाला विलयन होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 9 प्रकार के यहाँ विलयन, टाइप्स ऑफ ऑप्शन या टाइप 9 प्रकार के विलयनों को हम देखते हैं। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसको आपको नोट करना चाहिए कॉपी पे भी। किसी भी विलायक का या विलयन का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। इस नोट्स को आप लिख सकते हैं। और जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। आप सुने होंगे कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। हम प्रयोगशालाओं में देखते हैं और हम सुनते हैं, जब पढ़ते हैं चैप्टर्स में तब हम इसे सुनते हैं, और लैब में प्रैक्टिकल में भी हमें बहुत सारे इस लेसन से जो है हमारा जितना भी टॉपिक्स है बहुत रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को आपको देखना है। सांद्र विलयन हम उस विलयन को कहेंगे जिसमें विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है। पर्याप्त मात्रा घुली रहती है, इसका मतलब है कि H2SO4 का कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो विलयन है, उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है वो स्वयं विलेय के रूप में अधिक मात्रा में रहेगा। तथा जिस विलयन में विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहते हैं। और तनु विलयन जब हम देखते हैं कि उसमें जल के साथ में अगर मिलाया गया है, और जो कॉन्सेंट्रेट था सॉल्यूशन, उसकी मात्रा अगर कम कर दी गई है, विलेय की कम मात्रा, जब विलेय की कम मात्रा होती है तब उस समय में उस विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं।
तो जो सभी तनु विलयन होते हैं असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होगा। अब असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि संतृप्तता के बाद में भी अगर कुछ उसमें विलय मिलाया जा रहा है तो वो असंतृप्त विलयन है। अब सांद्रण ज्ञात करने की विधियां, यहाँ पर आप इस फार्मूला को देख रहे होंगे कि कई सारे अब फार्मूलाज आएंगे, आप नोट करते जाइए इसको कॉपी में। इसका जो मैथमेटिकल जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप डेफिनेशन और उसका जो फार्मूला है इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सुविधा होगी मैथ्स सीखने में। तो हम देखते हैं सांद्रण ज्ञात करने की कई सारी विधियां, जैसे में पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। ये जो होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय, अगर कोई 1 लीटर विलयन है उसमें अगर हम विलेय मिला रहे हैं उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यहाँ हम देख रहे हैं नॉर्मलता बराबर विलेय का भार लेंगे अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार और इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन। तो इस प्रकार से हम किसी भी विलयन की नॉर्मलता को फाइंड कर सकते हैं। आप यदि नोट कर रहे हैं तो मैं इसके लिए रुक सकता हूँ थोड़ी देर, ताकि आप लिख लें फॉर्मूला। इसके बाद देखेंगे सेकंड मोलरता। मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, और हमने इसके पहले देखा था कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्राम अणुओं की संख्या जब होती है तो उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलेय का भार को हम विलेय के अणुभार से भाग दे करके उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, और उसे विलयन का आयतन ग्राम में उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये मोलरता की परिभाषा और उसका सूत्र है जिसे आप नोट कर सकते हैं। नेहा सेठिया, आप अपना माइक बंद करिए। मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप अपनी माइक बंद कर सकते यस सर। माइक बटन होगा देखिए वहां पर, उसको आप म्यूट करिए। आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए जिससे आपको आवाज क्लियर आएगी। उसके बाद हम देखते हैं मोललता। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या ही उस विलयन की मोललता कहलाती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1000 ग्राम विलायक में, अभी तक हमने देखा था पिछले उसमें परिभाषाओं में 1 लीटर विलयन। यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या ही उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, विलेय का भार भागित विलेय का अणुभार गुणित 1000 ग्राम में और बटा विलयन का आयतन ग्राम में। आप इस फार्मूला को भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मोल प्रभाज क्या होते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या या विलायक की संख्या को उस विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या या विलायक की संख्या को उस विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब विलायक और विलेय दोनों के लिए हम देख रहे हैं दो फार्मूलाज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
जब विलेय के मोल प्रभाव हम लिखते हैं तब उस समय में देखिए यहाँ लिखा है विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। उसके बाद विलायक का जब मोल प्रभाव लेते हैं तो हम लिखते हैं विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। और इस फार्मूला से हम बहुत ही आसानी पूर्वक इसके विलेय और विलायक का मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। और फार्मूला परिभाषा को आप नोट कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ देर रुकते जा रहा हूँ स्लाइड्स में, और कोई परिभाषा या फार्मूला आप नहीं लिख पाएंगे तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं माइक ऑन करके लास्ट में, तो मैं फिर एक बार आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद है फॉर्मलता। फॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभार की संख्या ही, देखिए यहाँ पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभार की संख्या ही उस विलयन की फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी कहलाती है। फॉर्मलता में विलेय बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का सूत्रभार गुणित 1000 बटा विलयन का आयतन। यहाँ विलेय का भार को हम विलेय का सूत्रभार जो रहेगा उसकी संख्या से हम उसे डिवाइड करेंगे और फिर 1000 डिवाइडेड बाई विलियन का आयतन, ऐसे करके हम फॉर्मलता किसी भी विलियन की निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पीपीएम मैंने पार्ट्स पर मिलियंस। यहाँ पर किसी भी विलियन में विलायक के 10⁶ भाग में उपस्थित 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या को ही पार्ट्स पर मिलियंस कहते हैं। मैंने यहाँ पर हम देखते हैं कि पीपीएम इसका शॉर्ट फॉर्म है, बुक्स में पीपीएम लिखे रहता है, और पीपीएम को हमको समझने के लिए देखना है कि 10⁶ मतलब किसी विलयन में विलायक के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या को ही पीपीएम कहते हैं। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला देख रहे हैं कि पीपीएम निकालने का विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या इंटू 10⁶ 10⁻10⁶ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा पीपीएम निकल जाता है किसी भी विलयन का। तो इस प्रकार से आपने इस फार्मूला को भी लिख लिया होगा। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे विलियन चैप्टर में, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम हम देखते हैं कि ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक राउल्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया था 1881 में कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोल प्रभाज जो आपको फार्मूला में एक्स दिख रहा है, ये है विलेय के मोल प्रभाज, एक्स सॉल्वेंट लिखा हुआ है देखिए। तो ये जो किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है P, ये जो है उसके विलेय के मोल प्रभाज और अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है उसके जो होता है मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब इन दोनों को P0 जो है ये वाष्प दाब अवनमन, और हम देखते हैं कि एक्स सॉल्वेंट मोल प्रभाज, दोनों का जो गुणनफल है ये पी सॉल्यूशन, या यहाँ पर हम नीचे भी देख सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब है पी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और जो एक्स है मोल प्रभाज है, और विलेय का और शुद्ध विलेय का ये वाष्प दाब है P0 सॉल्वेंट लिखा हुआ है। P0 जो है शुद्ध विलेय का, ये शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। तो इसका जो मल्टीप्लाई होता है या गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका विलियन का वाष्प दाब होता है। तो ये राउल्ट ने प्रूफ किया था, और इसके लिए मैं आपको एक नोट से शेयर करके मैं बताना चाहता हूँ। ये राउल्ट के नियम की व्युत्पत्ति आप को दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में, और इसमें हम देखते हैं
आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि नहीं, आप बता सकते हैं एक बार माइक ऑन करके। नहीं दिखाई दे रहा है सर। हाँ, तो ये राउल्ट के नियम के लिए हम यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं कि वाष्प दाब के सॉरी, माना किसी विलयन में दो वाष्पशील पदार्थ हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। माना किसी विलयन में दो वाष्पशील पदार्थ उपस्थित हैं जिन्हें हम ए और बी द्वारा व्यक्त करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये अभी ए जो है, ए पदार्थ का आंशिक दाब पी ए है तथा बी का आंशिक दाब जो है वो पी बी है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ए पदार्थ का जो मोल प्रभाज है, मोल भिन्न या मोल प्रभाज बोलो, तो उसको एक्स ए से प्रदर्शित किया गया है। और उसके बाद बी पदार्थ का जो मोल प्रभाज या मोल भिन्न है वो एक्स बी है। तो राउल्ट के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक दाब उस पदार्थ के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार अब हम देखेंगे कि ए पदार्थ के लिए पी ए जो है मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं पी ए समानुपाती एक्स से। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर हम अगला वाला जो देखेंगे, यहाँ पर देखिए पी ए समानुपाती एक्स से, तो पी ए समानुपाती का चिन्ह हटा करके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पी ए समानुपाती, तो समानुपाती चिन्ह हटा के ये यहाँ इक्वल लिखा हुआ दिख रहा होगा। फिर उसके बाद उसकी जगह में एक हमने पी ए जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक स्थिरांक के समान पी ए जीरो ले लिया है और एक्स है। फिर उसके बाद बी पदार्थ के लिए फिर पी बी मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो मोल प्रभाज के मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी बी समानुपाती एक्स बी, और उसके बाद फिर जब समानुपाती का चिन्ह हटा रहे हैं तो यहाँ बराबर लगा करके हम पी बी जीरो लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पी ए जीरो लिखे थे। उसके बाद अब यहाँ पर पी ए जीरो जो है वो क्या है, पदार्थ ए की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। पी बी जीरो क्या है, पदार्थ बी के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तो ये दोनों मानों को हम देखते हैं और उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये दोनों मान एक निश्चित ताप पर एक स्थिरांक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि शुद्ध अवस्था में एक निश्चित ताप पर पदार्थ का वाष्प दाब स्थिर होता है, क्योंकि किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब सभी अवयवों या पदार्थों के कारण वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो हम इस थ्योरी को देखते हैं राउल्ट के नियम में, और वाष्प दाबों के बराबर होता है मतलब विलयन का वाष्प दाब बराबर पदार्थ ए के कारण वाष्प दाब प्लस पदार्थ बी के कारण वाष्प दाब। और इस प्रकार से हम देखते हैं P बराबर पी ए प्लस पी बी। तो पी ए का वैल्यू कितना था, पी ए जीरो एक्स है, पी बी का वैल्यू कितना था, पी बी जीरो एक्स है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्लियरली, दोनों वैल्यूज को रखेंगे और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो हमेशा 1 होता है। विलयन के सभी मोल प्रभाज का या मोल अंश का कुल योग 1 के बराबर होता है, इसलिए हम एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो यहाँ पर जब 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जब 1 लेंगे तो हम देखते हैं कि 1 एक्स ए को हम पक्षांतर करते हैं पहले कंडीशन में, ये देखिए एक्स ए को पक्षांतर कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स ए बराबर क्या हो गया, एक्स बी अंदर जाएगा तो माइनस एक्स बी, तो एक्स ए इक्वल्स 1 माइनस एक्स बी। और उसके बाद फिर इस समीकरण को, इस वाले समीकरण को माने एक्स ए का जो वैल्यू हमको निकला, एक्स ए का जो मान निकला, इसको ऊपर समीकरण में रखने पर, मैंने कौन से समीकरण में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर यहाँ एक्स ए का जो वैल्यू 1 माइनस एक्स बी निकला, इसको हम रखते हैं सीधे इस वाले समीकरण में। ये ए वाले इस समीकरण में देखिए, इस जिसको मैंने यहाँ पर ये देखिए इसको ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, हल्का सा दिख रहा होगा है ना, जहाँ पर कर्सर घूम रहा है वहीं पर। तो इस वाले समीकरण में हम एक्स ए का जो मान है, यहाँ पर एक्स ए का जो मान है उसको ला करके हम रखते हैं। तो एक्स ए का मान क्या निकला है, अब देखिए नीचे में जा करके पी ए जीरो एक्स ए, तो फिर यहाँ पर जो मान निकला है उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पी ए जीरो एक्स ए, तो अभी एक्स ए की जगह में हमने 1 माइनस एक्स बी लिखा और प्लस पी बी जीरो एक्स बी। तो ये आपके राउल्ट के नियम का यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं कि राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील जो भी द्रव हैं दोनों, उनके जो मोल प्रभाज है उनका योग जो है वो 1 के बराबर होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब सभी अवयवों या पदार्थों के कारण वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये जो वाष्प दाब है और उसके जो योग है मोल प्रभाज और उसके घुलने वाले जो अणु हैं या विलेय के जो अणु हैं उनके मोल प्रभाज के बराबर होता है, माने योग के बराबर होता है। तो ये राउल्ट का नियम हम यहाँ पर सत्यापित कर सकते हैं।